स्वागत है आप सभी का एजुकेशन ऑफ आयुर्वेद में। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी क्लासेस जो हैं यूपीपीएससी जो स्टाफ नर्स की जो भर्ती लेकर के आया है और आयुर्वेद स्टाफ नर्स की जो क्लासेस हैं यूट्यूब पे स्टेप बाय स्टेप चल रही हैं। कभी कभी क्लासेस लेट हो जाती हैं, लेकिन मेरी जो कोशिश है ये रहती है कि आपके जो भी टॉपिक हैं सारी चीज़ें जो हैं हम क्लियर करें। क्लास स्टार्ट करने से पहले बस एक रिक्वेस्ट है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको अभी भी नीड है पेड क्लास की और उन्होंने अभी तक पेड क्लास नहीं लिया है, तो मैं उनको बता दूं कि हमारी जो पेड क्लासेस हैं यूपीपीएससी स्टाफ नर्स की जो भर्ती हमारे द्वारा ऑनलाइन कराया जा रहा है उसमें लगभग एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है। और जो भी स्टूडेंट अभी भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनके लिए ऑफ़र है 20 अक्टूबर से पहले यदि आप हमारा जो ऐप है उसको इंस्टॉल करते हैं, हमारा कोर्स परचेज करते हैं, तो पहली जो फ़ीस आपको बताई गई थी 1500 रुपये, उतने में ही सारे कोर्स परचेज हो जाएंगे और सारी चीज़ें उसी तरह से व्यवस्थित तरीके से मिलेंगी। जो भी क्लासेस हैं रिकॉर्ड आपको मिलेंगी, टेस्ट सीरीज़ वगैरह सारी चीज़ें क्लास पे आपको मिल जाएंगी ऐप पे। तो आप प्ले स्टोर में जाइए और वहाँ पे आयुर्भास्कर सर्च करके ऐप को इंस्टॉल कीजिए। कोई दिक्कत आती है तो आपको नंबर मैंने टेलीग्राम में भी प्रोवाइड किया है और हो सके तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम नंबर और ऐप का लिंक डाल देंगे। आप वहाँ से डायरेक्टली ऐप को इंस्टॉल कीजिए, कोर्स परचेज कीजिए ताकि आपको जो भी लाइव क्लासेस हैं और रिकॉर्डेड मटेरियल हैं, टेस्ट सीरीज़ हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन हैं, ये सारी चीज़ें मिले और जो स्टडी मटेरियल जो भी आप डिमांड करते हो वो सारी चीज़ें मेरे द्वारा प्रोवाइड कराई जाए ताकि आपकी तैयारी बेहतर तरीके से हो। और एक चीज़ और कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये होगा कि यूपीएससी की जो स्टाफ नर्स की भर्ती थी उत्तर प्रदेश में, आयोग ने उसको रोका हुआ है। तो आयोग ने रोका नहीं है, कोर्ट ने बस आदेश दिया है कि नवंबर तक आप प्रक्रिया को बाधित कीजिए। आयोग के कथन अनुसार बस ये चीज़ मैं बता दूं कि परीक्षाएं जो हैं दिसंबर में किसी न किसी तरीके से हो ही जाएंगी। डेट इधर उधर हो सकती है लेकिन भर्ती होनी है। तो कोई भी ये जान करके अपने दिमाग में ये रख करके डाउट आप ये न सोचें कि भर्ती नहीं होगी और आप तैयारी करना छोड़ दीजिए। एग्ज़ाम की डेट अचानक से आ जाएगी तो फिर आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी, मैं भी कुछ नहीं कर पाऊँगा। इसलिए आप डायरेक्टली जो कोर्स है उसको आप परचेज कर लीजिए ताकि आपकी तैयारी स्टेप बाय स्टेप होती रहे। अब बात करते हैं जो मेरे यूट्यूब के स्टूडेंट हैं या जो पेड क्लास भी कर रहे हैं, यूट्यूब भी क्लास ज्वाइन किए हुए हैं, नोट्स वहाँ से भी बना रहे हैं, तो उनके लिए कि यहाँ पे भी क्लासेज जो है सामान्य परिचर्या की चल रही हैं, पूरी व्यवस्थित तरीके से चल रही हैं और जो डाउट्स वगैरह हैं वो भी क्लियर किए जा रहे हैं। तो आज की जो क्लास है वो 7वीं क्लास है आपके सामान्य परिचर्या की और इसमें हम पढ़ेंगे रोगी की परिचर्या यदि वह शैया पर है, या शैया रोगी की परिचर्या, आज का जो टॉपिक है वह है शैया रोगी की परिचर्या या रोगी की परिचर्या यदि वह शैया पर है। तो पहले ही पिछली क्लास आपने देखी होगी तो उसमें बताया गया था कि जो रोगी है उसकी शैया पे परिचर्या जो है, शैया के प्रकार जो हैं उनके रोग कारक और उनकी जो अवस्था है उसके अनुसार डिसाइड की जाती है, उस पर निर्भर होती है। तो परिचर्या भी रोगी की अवस्था और रोग प्रकार के ऊपर स्थापित होगी या उसके ऊपर व्यवस्थित होगी। तो रोगी की जो शैया का प्रकार है, रोगी की जो शैया का प्रकार है वह किसके ऊपर निर्भर है? रोगी के रोग अवस्था के ऊपर निर्भर है, रोगी के रोग के ऊपर और अवस्था के ऊपर निर्भर है। उसी तरह से यदि रोगी की परिचर्या, शैया रोगी की अगर परिचर्या की बात की जाए तो परिचर्या भी किसके ऊपर निर्भर है? रोग के ऊपर और रोगी के रोग प्रकार के ऊपर, मतलब मिला जुला के हम कह सकते हैं उसकी दशा या दिशा के ऊपर पूरी परिचर्या जो है निर्भर है। तो क्या आपको समझना है कि जो शैया रोगी की परिचर्या करनी है या ऐसे रोगी जो बेड पे हैं या बेड पे रह करके अपना इलाज करवा रहे हैं, चल फिर नहीं पा रहे हैं, किसी तरह से अंग भंग है या शल्य हुआ है या ऐसी प्रसूता या परिचर्या करनी है जिसमें उन्हें
चलना नहीं है, चलने की मनाही है, तो ऐसे रोगी की परिचर्या जो है या देखभाल है वो बस बिस्तर पे ही संभव है। तो इस चीज़ को दिमाग में रख करके अगर उनकी परिचर्या बिस्तर पे करनी है तो उनके दिमाग, उनके रोग प्रकार और दशा की बात की जानी चाहिए कि किस हिसाब से उनकी दशा है और उनकी परिचर्या कैसे होगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रोगी परिचर्या मतलब हो गया रोगी की देखभाल। यहाँ पे उदाहरण सेट करते हैं कि अगर कोई रोगी शैया पर है, शैया पर अगर कोई रोगी है, शैया रोगी भी कह सकते हैं उसको, अगर कोई रोगी शैया पर है और उसका शल्य हुआ है तो उसकी चिकित्सा या परिचर्या परिचारक, उपस्थाता या परिचारिका या उपचारिका के द्वारा अगर होगी तो सारी जो परिचर्या है शैया पर ही होगी। कहाँ पे होगी? शैया पर। और अगर शल्य है तो शल्य चिकित्सा के उपरांत अगर वह शैया पर आया है तो उसकी जो शल्य प्रक्रिया है, शल्य प्रक्रिया के उपरांत उसे पट्टी बदलना, उसकी पट्टी बदलना, घाव साफ करना, विसूचिका या इंजेक्शन लगाना, औषध ग्रहण कराना आदि सभी कार्य शैया पर ही होंगे। एक उदाहरण मैंने बताया है बस एक रोगी का, ऐसे आप सभी रोगियों का उदाहरण बना सकते हैं। तो बोला गया कि जो रोगी शैया पर है उसका रोग कारण उसकी अवस्था के अनुसार शैया का प्रबंधन किया जाता है। उसके बाद से उस रोगी की अगर परिचर्या करनी है तो सबसे पहले उसकी सामान्य अवस्था या वर्तमान अवस्था का निर्धारण करते हैं, देखते हैं, तब जा कर के उसकी परिचर्या की जाती है। तो मैंने बताया कि यदि कोई रोगी शैया पर है, उसका शल्य हुआ है, सर्जरी हुई है, चिकित्सा हुई है, तो उसकी परिचर्या देखभाल करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है? शल्य के उपरांत मेरा काम या परिचारक का काम, अगर हम एज ए नर्स अगर बात करें तो हमारा काम ये होगा कि उसके शल्य की देखभाल, जिससे उसके घाव किसी तरीके से संक्रमित ना हो, तो समय समय पर पट्टी बदल देनी चाहिए। तो वह उसका कार्य जो है बिस्तर पे ही होना चाहिए, ताकि वह करवट बदल करके, चाहे जो बिस्तर पे अगर लेटा है तो अपने जो करवट है या जिस ओर घाव लगा है उस दिशा को बदल करके उसकी जो चिकित्सा है या परिचर्या है करा ले। इंजेक्शन आपको बिस्तर पे ही लगाना है, घाव साफ करना है या औषधि ग्रहण कराना है। अगर वह बिस्तर से उतरता है, चलता फिरता है, तो घाव या जो टाँके लगे हैं वो सारी चीज़ें खराब होती हैं, जिससे बाद में समस्या हो सकती है। तो यदि रोगी शैया पर है तो उसकी परिचर्या करने के लिए एक उदाहरण मैंने बताया। इसी तरह से एक और उदाहरण देखते हैं। रोगी की परिचर्या के अंतर्गत एक उदाहरण हम लोग देख चुके हैं। किस रोगी की परिचर्या की जा रही है? जो शैया पर है, शैया रोगी की परिचर्या। उसी तरह यदि कोई अस्थि भंग रोगी है, मतलब जिसकी हड्डी टूटी हुई है, हड्डी टूटी है, कहीं की भी हड्डी टूट सकती है। जैसे अगर कोई रोगी ऐसा है जिसके पैर की हड्डी टूटी है, हाथ की हड्डी टूटी है, कूल्हे की हड्डी टूटी है, या कहीं का भी अगर अस्थि भंग हुआ है और वह रोगी शैया पर है, कहाँ है? शैया पर है, तो उस रोगी की परिचर्या हेतु हमें क्या करना है? सर्वप्रथम हमें उसकी परिचर्या हेतु एक शैया का निर्माण करना है या शैया का प्रबंधन करना है। किसके अंतर्गत? उसकी वर्तमान स्थिति के अंतर्गत, वर्तमान स्थिति के अंतर्गत। तो यदि कोई रोगी अस्थि भंग का है
तो सबसे पहले हमें उसकी अगर शल्य करने, उसका जो शैय्या पे परिचर्या करना है, तो सबसे पहले यह निर्धारित करना है कि रोगी के शैय्या का प्रबंधन उसकी वर्तमान स्थिति को देख के करना है। वर्तमान स्थिति का मतलब किस स्थान विशेष पर, किस स्थान विशेष पर आघात अथवा चोट आई है, किस स्थान विशेष पर आघात अथवा चोट आई है। अगर किसी स्थान विशेष पर चोट आई है या आघात पहुंचा है, तो उस स्थान विशेष की परिचर्या हेतु बिस्तर अगर आप इस हिसाब से बना दें कि उस स्थान विशेष में कोई दिक्कत ना हो, कोई समस्या ना हो, रोगी को वेदना ना हो, तो उसकी जो परिचर्या है आसानी से हो सकती है। उसको अव्यवस्थित नहीं करना है। दूसरी चीज़ कि अगर वह शैय्या पर ही है, आघात ऐसा है, अस्थिभंग ऐसा हुआ है कि चल फिर नहीं पा रहा है, अगर वह शैय्या पे है, तो जो परिचर्या होगी उसमें उसको खाना, पानी, औषधि सभी चीज़ें या वस्तुएं शैय्या पर ससमय दी जाएं, ससमय दी जाएं। ये एक परिचारक या उपचारिका का कार्य होगा। इसके अलावा रोगी को शैय्याव्रण न हो, शैय्याव्रण मतलब बेड पे लेटे लेटे लंबे समय तक लेटा है तो पीठ पे फोड़े वगैरह हो सकते हैं, तो शैय्याव्रण न हो। इसके लिए रोगी को समय से स्नान आदि कराना, ये भी परिचारक उपचारिका का कार्य है। तो ये हो गया कि अगर रोगी अस्थिभंग है, रोगी की परिचर्या अगर शैय्या पे करनी है, तो उसकी स्थिति के अनुसार हमने बिस्तर बनाया। बिस्तर बनाने के बाद से सारी चीज़ें, सारी वस्तुएं जो हैं बिस्तर पे हमने उसको दी, और उसके बाद से उसको व्रण न हो तो ससमय हमने उसको नहलाया भी। उसके अतिरिक्त क्या हो सकता है वो भी देख लेते हैं। उसके अतिरिक्त अगर देखें तो हम उसे कैथेटरीकरण जिसको हम मूत्र शलाका भी कहते हैं, मूत्र शलाका, यदि ऐसा कोई रोगी जिनकी शल्य हुई है उन्हें बिस्तर से उतरना न पड़े, मूत्र त्याग करना है, तो मूत्र त्याग करने के लिए हम मूत्र शलाका का प्रयोग कर सकते हैं, कैथेटर ट्यूब का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे उसका जो यूरिन है व्यवस्थित तरीके से बाहर निकल जाए और अपशिष्ट पदार्थ की गंदगी न फैले वार्ड में। तो इस हिसाब से हम मूत्र शलाका की भी व्यवस्था कर सकते हैं। तो अगर रोगी का शल्य हुआ है, इसके अतिरिक्त भी कुछ बातें आप हैं ध्यान में रख सकते हैं। यदि रोगी की परिचर्या बहुत समय तक चलनी है, परिचर्या अत्यधिक समय तक चलनी है, अत्यधिक समय तक अगर चलनी है, तो उसके बाल, नाखून आदि भी काटने चाहिए, वो भी समय से काटने चाहिए, समय से, ताकि जो परजीवी हैं उसके शरीर में कहीं छुपे न। उसी तरह से रोगी की परिचर्या अत्यधिक समय हेतु शैय्या पर ही होती है, शैय्या पर होती है। इसलिए शैय्या की जो चादर है,
चादर, गादी या अन्य जो बिस्तर लगे हुए हैं, बिस्तर लगे हैं, उनकी साफ सफाई भी, उनकी साफ सफाई भी समय समय पर होती रहनी चाहिए, समय समय पर होती रहनी चाहिए। तो यदि आपको शैया रोगी की परिचर्या करनी है या शैया रोगी की देखभाल करनी है तो आपको दिमाग में रखना है कि रोगी अधिकांशतः समय शैया पर ही बिताता है, और यदि शैया पर बिता रहा है तो अधिकांशतः समय शैया पर बिताने से उसको शैयाव्रण होने की दिक्कत हो सकती है, शरीर में संक्रमण होने की दिक्कत हो सकती है, अन्य समस्याएं हो सकती हैं। तो बिस्तर से कभी कभी उसकी बिस्तर के साफ़ सफाई पर भी ध्यान दें, और खाना पीना जो भी सारी चीज़ें होंगी बिना उसको हिलाए डुलाए सारी चीज़ें व्यवस्थित तरीके से उसको अगर कराई जाए तो यह जो परिचर्या है शैया रोगी की जो परिचर्या है उसके अंतर्गत ही आती है, या रोगी ऐसे हैं जिनकी परिचर्या शैया पर होती हैं वो इसके अंतर्गत ही होते हैं। इस टॉपिक को अगर और क्लियर समझना है तो इससे अगर हम कुछ बहुविकल्पी प्रश्न या MCQ प्रश्न कर लेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो कोशिश हम करेंगे जब सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो आपको MCQ कराएंगे। अब इसी में अगर देखें तो फिर अगला जो आपका टॉपिक है वह है तापक्रम, नाड़ी, श्वसन गति एवं रक्तचाप नापना। तो सबसे पहले हम, ये तो कंप्लीट हो गया कि शैया रोगी की परिचर्या करना है तो कैसे करेंगे। अब जो है रोगी का तापक्रम मापना, तापक्रम मापना। तो आधुनिकता के आधार पे सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो अगर तापक्रम के मापन की बात करेंगे, तापक्रम के मापन की, तो तापक्रम का मापन जो है आपको सबसे पहले समझ में आना चाहिए या ये समझना चाहिए कि जो भी रोगी हैं उनका तापमान सामान्य से अधिक है, इसलिए उन्हें रोगी कहा जा रहा है या रोगी के अंतर्गत उनकी परिचर्या की जा रही है, परिचर्या की जा रही है। तो सबसे पहले दिमाग में ये होना चाहिए कि तापक्रम मापना है तो एक व्यवस्थित या एक अच्छे तापमापी की आवश्यकता होती है, तापमापी की आवश्यकता होती है। और जब हमें सामान्य तापमान पता है किसी भी मनुष्य का, सामान्य जो तापमान है, सामान्य तापमान अगर डिग्री सेल्सियस में बोलें तो 30, अगर डिग्री सेल्सियस में बोलें, अगर किसी भी मनुष्य का सामान्य ताप अगर बोला जाए तो डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है सामान्य ताप होता है डिग्री सेल्सियस में। और उसी तरह अगर फ़ारेनहाइट स्केल में देखें, फ़ारेनहाइट में तो 98.6 फ़ारेनहाइट जो है वो सामान्य ताप होता है। अगर इससे थोड़ा भी अधिक हो रहा है, मान लीजिए किसी का 38 डिग्री सेल्सियस हो गया और किसी का 100 डिग्री सेल्सियस चला गया, 102 हो गया, 103 हो गया, सॉरी डिग्री सेल्सियस नहीं फ़ारेनहाइट। तो अगर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 102, 103, 104 या इससे 105 तक अगर चला गया तो माना यह जाता है कि जो व्यक्ति विशेष है उसके शरीर का तापमान बढ़ गया है और उसको कोई ना कोई व्याधि है। ज़्यादातर व्याधि जो है ज्वर से संबंधित होती है, इसलिए शरीर का तापमान बढ़ता है। और अगर घटता है तो हाइपोथर्मिया के अंतर्गत उसको रखा जाता है, जिसमें रोगी को ठंडी भी लगने लगती है। तो हमें पहले तो शरीर का तापमान नापना है। तो इसमें ज़रूरी चीज़ क्या है, मुख्य बातें क्या हैं? मुख्य बातें ये हैं कि यदि तापक्रम मापन देखना है तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो है तापमापी का प्रयोग करना है। तापमापी दो प्रकार की हैं, एक तो है जिसको हम चिकित्सकीय तापमापी कहते हैं, चिकित्सकीय तापमापी जो चिकित्सा हेतु प्रयोग में ली जाती है। और एक जो है चिकित्सकीय तापमापी के अदर अगर बोलेंगे तो प्रयोगशालयी तापमापी, तो जो कि प्रयोगशाला में प्रयोग में ली जाती है। हमें इससे मतलब है, इससे कोई मतलब नहीं है।
तो तापमापी में दो है, चिकित्सकीय तापमापी जिसको क्लिनिकल थर्मामीटर भी कहते हैं और प्रयोगशालाई मापी जिसको हम लेबोरेटरिकल थर्मामीटर भी कहते हैं। तो लेबोरेटरी से कोई मतलब नहीं है, चिकित्सा से ही मतलब है, तो चिकित्सा को पढ़ेंगे। तो तापमापी में अगर सबसे पहली जो तापमापी है जिसको हमने बताया चिकित्सकीय तापमापी, तो इसमें चिकित्सा के अंतर्गत ताप का मापन करेंगे। तो क्लिनिकल थर्मामीटर ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो पारंपरिक और एक जो होता है वो है आधुनिक या जिसको स्वचालित भी कहते हैं। स्वचालित मतलब ऑटोमेटिक भी कहा जाता है। पारंपरिक क्या है? जिसमें पारे की सहायता से ताप का मापन किया जाता है, ताप का मापन करते हैं। जैसा कि सभी को पता होगा, आपने देखा भी होगा, बहुत सारे डॉक्टर हैं जो कि इतना बड़ा छोटा सा जो तापमापी है रखते हैं जिसके अंदर एक जो धातु है भरी होती है और वह जब भी शरीर के तापमान के संपर्क में आती है तो धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ने लगती है। उसी धातु को पारा बोला गया है, या हम इंग्लिश में मरकरी कहते हैं। तो पारंपरिक तापमापी में मरकरी की सहायता से ताप का मापन होता है। इसको अधिकांशतः शरीर के हिस्सों में अगर लगाने की बात करें, देखो हिल गया क्या रोहित, हिल गया है, खिंचा गया तरवा, रोको। तो मैं बता रहा था कि पारे की सहायता से ताप का मापन करते हैं। अब इसमें जो जानने वाली चीज़ है क्या, अगर हम पारंपरिक तापमापी की बात करें तो इसे हम कहाँ कहाँ लगाकर ताप का मापन कर सकते हैं। तो पहला कांख में या बगलों में लगाते हैं, या इसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं अंडर आर्म पिट, मतलब कि बाजू के नीचे हम अगर इसको लगाएंगे तो बाजू के नीचे प्रयोग में लगा सकते हैं। दूसरी चीज़ जीभ के नीचे जहाँ से तापमान अच्छा पता चलेगा। उसी तरह से अगर बात करें तो जांघों में भी लगाते हैं। जांघों में सबसे जो उपयुक्त तापमान है वह गुदा में लगाकर तापमापी को गुदा में अगर हम प्रवेश कराते हैं तो ज़्यादा सही तापमान प्रयोग में आता है, जो कि हम पारंपरिक तापमापी की बात कर रहे हैं। गुदा में तापमान जो है अधिकांशतः बच्चों का तापमान लेने हेतु तापमापी को गुदा मार्ग में जो उसका बल्ब होता है सिल्वर रंग का, जो चांदी के रंग का होता है, उसको गुदा मार्ग में प्रवेश करा करके ताप का मापन कर सकते हैं। अगर सभी जगहों से सही और उपयुक्त सटीक और सही तापमान की बात करें कहाँ से होती है, तो वह गुदा मार्ग में या गुद में प्रवेश करा करके ताप का मापन किया जा सकता है। तो बच्चों में बताया गया कि अगर ताप का मापन सही लेना है तो गुदा में जो तापमापी है उसका सामने का जो हिस्सा है उसको प्रवेश करा के ताप का मापन कर सकते हैं। बाकी अन्य जो जगह है बगलों में, जीभ के नीचे, जांघों में, इन जगहों पर रख करके हम ताप का मापन कर सकते हैं। आधुनिक जो तापमापी है वो स्वचालित होती है। इसमें ज़्यादातर जो पारंपरिक है उसमें जो तापमान आता है डिग्री सेल्सियस में निकल के आता है, और इसमें जो आता है फ़ारेनहाइट में निकल के आता है। ठीक है, तो यदि हम आधुनिक स्वचालित तापमापी की बात करें तो यह जो तापमान है जैसा जिन जगहों पे मैंने बताया आप वहाँ पे लगा सकते हो। जैसा कि पारंपरिक के लिए बात की, यह जो है कुछ समय उपरांत स्वतः ताप का मापन कर लेता है, ताप का मापन कर लेता है कुछ समय उपरांत यह स्वतः ही ताप का मापन कर लेता है। और अपने आप जो है बहुत सारे ऐसे तापमापी हैं, सभी में जो ऑटोमेटिक हैं, अलार्म
बजने लगता है जिससे यह पता चलता है कि मापन की प्रक्रिया पूर्ण हुई। बहुत ही आसान है और आसान शब्दों में समझाने का प्रयास कर रहे हैं हम। चिकित्सीय तापमापी जो है दो पार्ट में हमने बांट दिया, एक तो पारंपरिक और एक आधुनिक, जिसको स्वचालित बोला गया। पारंपरिक डिग्री सेल्सियस में तापमान को मापती हैं। मापने का जो जगह है अंगों में लगाने की बात कर दी। सबसे उत्तम जो जगह है गुदमार्ग है, जहाँ पे बच्चों के शरीर का तापमापन सही और सटीक देखना है तो हम गुदमार्ग से देख सकते हैं। स्वचालित जो तापमापी है वह जो है ऑटोमेटिक होती है, सेल पे आधारित होती है और वह विद्युत ऊर्जा के द्वारा क्या करती हैं, शरीर से ताप का मापन कर लेती है और कुछ समय उपरांत अपने आप इसमें कुछ अलार्म लगा होता है जो कि बोलने लगता है, जिससे यह पता चलता है कि तापमापन कंप्लीट हो गया। वहाँ से देख लेते हैं, तब ये समझ में आता है कि शरीर का तापमान क्या है। यहाँ पे समय निश्चित नहीं है। अंदाजन मरकरी तापमापी को निकाला जाता है, फिर तापमान देखते हैं, फिर उस तापमान को मापने के बाद से फिर झटके लगाए जाते हैं तापमापी पर, ताकि पारा जो ऊपर चढ़ गया था शरीर की गर्मी पाकर वह नीचे आ जाए, ताकि फिर से अगला जो रोगी होगा उसका ताप का मापन किया जाए। इसमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, इसमें बस स्विच ऑन करना है, ऑफ़ करना है। जैसे ही आपने ऑफ़ कर दिया तो तापमापन फिर से आप किसी और का भी कर सकते हैं, और जैसे ही आप ऑन किए तो तापमापन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। बगलों में या जो भी जगहें बताई गई वहाँ पे लगा के आप ताप का मापन कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़, जो पुरानी जो पारंपरिक जो तापमापी थी उसको एक लिक्विड सॉल्यूशन में या एक घोल में डुबा करके रखा जाता था ताकि वह विसंक्रमित हो जाए, क्योंकि किसी किसी के मुंह में भी उसको प्रवेश कराया जाता था। यहाँ पे क्या है, इसको भी मुंह में प्रवेश कराते हैं और यहाँ पे भी संक्रमण के लिए भी किसी विसंक्रमित घोल का प्रयोग किया जाता है, तो आप उसका प्रयोग अवश्य करें ताकि विसंक्रमण न हो। इसमें स्वच्छता के अंतर्गत ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं कि तापमापी का प्रयोग करने से संक्रमण किस प्रकार हो सकता है, तो आप यह बताएंगे कि तापमापन के उपरांत तापमापी को सही तरीके से विसंक्रमित नहीं करने के वजह से तापमापन के उपरांत अगर किसी अन्य को उसी तापमापी से बिना विसंक्रमित किए किसी का तापमापन कर दिया जाए तो वह रोगी जो है संक्रमित हो सकता है किसी अन्य रोगी के कारण। तो ये हो गया आपका तापमापन की प्रक्रिया के अंतर्गत जो तापमापी थी और तापमापी का जो कार्य था, शरीर का तापमान जो था किस हिसाब से मापते हैं, वो चीज़ें यहाँ पे आपको बता दी गई। अभी जो अगला है तापमापी के उपरांत जो है नाड़ी, श्वसन गति एवं रक्तचाप मापना। नाड़ी मापना देख लेते हैं कि नाड़ी का मापन कैसे करते हैं। नाड़ी मापना, नाड़ी को पल्स कहते हैं, तो पल्स को कैसे मापते हैं सामान्य परिचर्या के अंतर्गत उसको देख लेते हैं कि अगर हमें पल्स मापना है तो किस हिसाब से मापेंगे। तो सबसे पहले पल्स में जो चीज़ें होती हैं वो किस हिसाब से होती हैं उस चीज़ को नोट करेंगे। क्या हो जाएगा, बाएं निलय जिसको हम लेफ्ट वेंट्रिकल कह सकते हैं कि बाएं निलय के संकुचन के दौरान, बाएं निलय के संकुचन के दौरान रक्त तरंग धमनी में से बलपूर्वक गुजरती है इसके परिणाम स्वरूप बारी बारी से प्रसरण या उठाव कह सकते हैं, प्रसरण या उठाव, जिसको
एक्सपेंशन कहा जाता है, एक्सपेंशन तथा संकुचन जिसको फाल या रिकॉइल कहते हैं, रिकॉइल या फाल कहा जाता है, होता है। धमनी के इस एकांतरित प्रसरण संकुचन या उठाव पतन को नाड़ी स्पंदन कहते हैं। धमनी के इस उठाव व संकुचन को नाड़ी स्पंदन कहा जाता है, नाड़ी स्पंदन कहते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि यदि नाड़ी मापने की बात करेंगे या नाड़ी मापन की बात करेंगे तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि नाड़ी मापने हेतु हमें ये समझना पड़ेगा कि नाड़ी है क्या या नाड़ी में स्पंदन कैसे होता है कि हम उसका मापन करेंगे। तो मैंने बताया कि बाएं निलय जिसको लेफ्ट वेंट्रिकल जो हार्ट से जुड़ा होता है, हृदय से जुड़ा होता है, जब वह संकुचित होता है तो रक्त की जो तरंगें हैं धमनी में तेज़ी से गुजरती हैं। ज्यों ही हार्ट पंप करता है ब्लड को, जो लेफ्ट वेंट्रिकल से बाहर निकलती हैं जिसको बायां निलय बोला गया, तो रक्त तरंगें जो हैं धमनी में तेज़ी से बाहर जाती हैं। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, बारी बारी से प्रसरण होता है। मतलब प्रसरण का बताया गया कि पहले जो नाड़ी है फैलती है और फिर क्या होती है, सिकुड़ती है। इस फैलने और सिकुड़ने को ही स्पंदन कहते हैं और यही स्पंदन जो है मापा जाता है, जो नाड़ी मापन के अंतर्गत होता है। आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब स्पंदन के बाद की बात देखते हैं क्या है। स्पंदन के बाद अगर देखेंगे, स्पंदन के बाद अगर देखा जाए तो क्या है, उसको भी समझ लिया जाए। तब हम बताएंगे कि नाड़ी का मापन किस हिसाब से किया जाता है। ठीक है, तो स्पंदन के बाद अगर देखें तो इसमें बताया जा रहा है नाड़ी की उंगलियों पैरों के बीच महसूस किया जा सकता है जहां त्वचा के समय कोई धमनी क्रॉस करती है। जब मैंने तो ये बताया गया। अब सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, निम्न स्थानों पर नाड़ी महसूस करते हैं, नाड़ी महसूस होती है। कहाँ कहाँ, सबसे पहला जो स्थान है कलाई के सामने की ओर, कलाई के सामने की ओर, कलाई के सामने की ओर। दूसरी चीज, अस्थि के ऊपर टेम्पोरल धमनी पर, गर्दन के बाजुओं में कैरोटिड धमनी पर, गर्दन के बाजुओं में, गर्दन के बाजुओं में। फिर अगला अगर देखें जांघों में, जांघों में। फिर अगर देखा जाए तो पाँव पर, पाँव पर। अब अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के जो नाड़ी हैं उनका बात बताया गया है। तो फिर एक बार हम समझा दें, आप सभी को एक बार समझा दें कि आपने पहले समझा कि नाड़ी क्या है। तो नाड़ी बता दिया हमने कि नाड़ी स्पंदन होता है और उसी स्पंदन को हम मापते हैं कि नाड़ी की गति सामान्य है या असामान्य। तो उसके लिए हमें सामान्य और असामान्य गति को समझना पड़ेगा। तो नाड़ी को हम निम्न जगहों से माप सकते हैं। कलाई के सामने की जो जगह है, मतलब कि यहाँ से, जिसको हम यहाँ से भी ज़्यादातर लोग पल्स रेट यहीं से देखते हैं। गर्दन के बाजुओं में, मतलब इस वाले हिस्से से भी मेजर किया जाता है पल्स। जांघों में, तो जांघें जो हैं, जांघ जो है वहाँ निचले स्तर पे, वहाँ पे मेजर करते हैं। और पाँव पर, ऊपरी जो पाँव है वहाँ पर जो है नाड़ी को देखा जाता है। अभी आगे देख लेते हैं नाड़ी में और क्या है।
इसके बाद अगर देखें तो नाड़ी में क्या है उसको भी देख लिया जाता है। तो नाड़ी के अंतर्गत ही है दर। अगर नाड़ी दर प्रभावित करने वाले तत्व जो है अगर देखे जाएं तो उम्र, अगर देखें अगर दर की बात करें नाड़ी दर, इसी से हम तुलना करेंगे नाड़ी जो दर है पल्स रेट जो है पल्स रेट, इसी से तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा कि किस हिसाब से नाड़ी जो है बढ़ती या घटती है। अगर इसमें देखें तो उम्र के अंतर्गत अगर देखें एज के अनुसार अगर नाड़ी दर देखें तो इसमें बताया गया है कि बहुत छोटे बच्चों की नाड़ी दर अधिक होती है। बहुत छोटे बच्चों की जो नाड़ी दर है अधिक होती है, जबकि वयस्कों में 70 से 80 प्रति मिनट सामान्य माप होता है नाड़ी का, ठीक है। और वृद्धों में अपेक्षाकृत धीमा होता है, धीमा। तो जानने वाली बात यह हो गई, ठीक है। तो वृद्धों में अगर हम बात करें वृद्धों की तो 60 से 70 पर मिनट हो सकता है, पर मिनट हो सकता है। उसी तरह जन्म से अगर बात करें तो सबसे पहले अगर बोलें जन्म से पूर्व, यदि जन्म से पूर्व की बात करें, जन्म से पूर्व यदि बच्चा गर्भाशय में है, माँ के गर्भ में है, तो उसकी जो पल्स रेट है 140 से 150 पर मिनट होगी, पर मिनट मतलब हर मिनट में 150 या 140 से 150 होगी, ठीक है। उसी तरह से अगर जन्म के समय अगर देखें, अगर कोई बच्चा है तुरंत का पैदा हुआ है तो उसकी नाड़ी अगर देखें तो 130 से 140 पर मिनट हो जाएगी, ठीक है। और 4 से 8 वर्ष तक अगर देखें, 4 से 8 वर्ष की आयु का कोई बालक है तो उसकी नाड़ी जो है 86 से 90 पर मिनट हो सकती है। उसी तरह से अगर 8 से 15 वर्ष की आयु का कोई बालक है तो उसका देखें तो 80 से 86 पर मिनट हो सकता है, पर मिनट हो सकता है, ठीक है। अब देखिए सबसे ज़रूरी चीज़ नाड़ी दर है, जिसमें बताया गया कि उम्र के हिसाब से सबसे जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी नाड़ी दर अधिक होती है। वयस्कों की सामान्य जो माप है बताया गया कि 70 से 80 बार जो है 1 मिनट में पल्स जो है चढ़ती है उतरती है। वृद्धों में अपेक्षाकृत धीमा होता है, जिसमें बताया कि 60 से 70 पर मिनट हो सकता है। और जन्म से पूर्व अगर कोई बच्चा नवजात है, गर्भाशय में है महिला के, तो 140 से 150 पर मिनट। नवजात है, तुरंत पैदा हुआ है तो 130 से 140 पर मिनट। और 4 से 8 वर्ष का है तो 86 से 90 पर मिनट। और अगर 8 से 15 वर्ष का है कोई बालक, 8 से 15 वर्ष का है तो 80 से 86 पर मिनट जो उसकी नाड़ी दर है। तो ये सामान्य नाड़ी दर है। अगर इसी को चेक करें, इसके अंतर्गत अगर चेक करते हैं कोई बाध्यता आती है, बढ़ा हुआ दिखता है, तो नाड़ी दर की विविधता को दर्शाएगा। तो यहाँ पे सामान्य परिचर्या के अंतर्गत हमने शैया रोगी की परिचर्या को पढ़ा, उसके बाद से तापमापन की प्रक्रिया को पढ़ा कि कैसे तापमापन किया जाता है, कहाँ कहाँ ताप का मापन कर सकते हैं। उसके बाद से हमने नाड़ी दर पढ़ा, नाड़ी दर क्या होती है और नाड़ी दर का मापन क्यों करते हैं। शरीर की अव्यवस्थाएं दिखाती हैं, नाड़ी की जो गति है शरीर की अव्यवस्थाएं दिखाती हैं। कभी कभी उच्च रक्तचाप में भी नाड़ी दर जो है बढ़ जाता है। तो ये सारी जो गतिविधियाँ हैं बताती हैं। मैंने जगह भी बताया कि नाड़ी दर अगर चेक करनी है तो कहाँ से चेक करेंगे। अगली जो क्लास होगी वो नाड़ी दर के बाद आएगी, नाड़ी की जो मापन है उस प्रक्रिया के बाद आएगी। और कोशिश कीजिए कि आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए
और दूसरे जो स्टूडेंट हैं उन तक ये वीडियो पहुँचे। और अभी तक जिसने भी क्लास लाइव जो चल रही है, हमारी पेड क्लासेस चल रही हैं, अभी तक आपने नहीं लिया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे जो लिंक हैं आप मिल जाएंगे। आपको टेलीग्राम के भी लिंक होंगे, आप वहाँ से ज्वाइन हो जाइए और सारी जो नोटिफिकेशन है टेलीग्राम में दी जाती है। ठीक है, अभी जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे बहुत सारी जो क्लासेस हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि यूपी में स्टाफ नर्स की जो भर्ती चल रही है उन्हीं की तैयारी कराई जा रही है। अलग अलग स्टेट के जो स्टूडेंट हैं उनकी भी तैयारी हमारे ऐप के थ्रू हो रही है। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि क्लास जो है सिलेबस वाइज हम पढ़ाएं, तो हमारे ऐप पे अलग अलग जो फार्मासिस्ट हैं या आयुर्वेद उपचारिकाएं 3rd ईयर की हैं उनकी क्लासेस भी कुछ समय बाद चलने लगेंगी। तो आप लोग भी जो है आप क्लास ज्वाइन कीजिए और ताकि सारी चीज़ें आप सभी को मिलती रहें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।